सीमा और उसकी जेठानी सुशीला दोनों ही तिवारी परिवार की बहुएं थी। सीमा एक मिडिल क्लास घर की लड़की थी और उसकी शादी कुछ दिन पहले एक अमीर घराने में पवन से हुई थी। तो वहीं दूसरी बड़ी बहू सुशीला भी अमीर घर से थी। बहू, दोनों जरा बाहर आओ, कुछ बात करनी है। माँ जी बोलिए, क्या बात करनी है आपको? माँ जी, मुझे तो पता है आप क्यों बुला रही है हम दोनों को। आज पिताजी का जन्मदिन है। हाँ बहू, तुझे तो पता है, पर छोटी बहू को नहीं पता, इसलिए सोचा दोनों को साथ में बता दूं। छोटी बहू सुन, शाम को आज दोनों तैयार हो जाना। आज तेरे ससुर जी का जन्मदिन है, तो सारे बाहर खाना खाने जाएंगे और वहीं पर सेलिब्रेट करेंगे जन्मदिन उनका। ठीक है माँ जी। मैं तो चली अपने कमरे में शाम के लिए अच्छी सी साड़ी देख लेती हूँ। बड़ी बहू, तुम छोटी बहू को भी ले जाओ अपने साथ, उसके लिए भी कोई अच्छी सी साड़ी निकाल दियो। ठीक है माँ जी। दीदी, पिताजी का जन्मदिन हम लोग घर पर ही बना सकते हैं और मुझे तो खाने में सारी डिशेस अच्छे से बनानी आती हैं, तो हम क्यों ना घर में ही अच्छे से जन्मदिन मनाते हैं। देवरानी जी, तुम अभी नई नई हो इस घर में, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। और कोई गरीब घर के लोग नहीं है हम लोग, जो गरीबों की तरह घर में मनाएंगे जन्मदिन। शाम होते ही सारे लोग तैयार होकर होटल में जाते हैं और सोरन का केक कट करके जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं और सभी का खाना खाने के बाद पवन बोलता है, आज तो मजा ही आ गया। पापा के जन्मदिन पर सबके साथ एंजॉय किया। हाँ मेरे भाई, ये तो है, घर वालों के साथ जो मजा है वो कहीं नहीं मिलता। आज मैं बहुत खुश हूँ जो तुम सबने मेरा जन्मदिन इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया। खास बना दिया मेरे जन्मदिन को तुम लोगों ने। अब हमें घर चलना चाहिए, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है। पर पिताजी, इतना सारा खाना बच गया है और ये महंगा भी लगता है। अरे सीमा बहू, क्या फर्क पड़ता है, खाना महंगा हो या सस्ता, पेट तो सबका भर ही गया है ना, तो फिर इसका क्या करेंगे। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, चलो चलते हैं अब। जन्मदिन सेलिब्रेट करने के बाद सभी होटल से निकल जाते हैं। तभी सीमा भी सभी का बचा हुआ खाना पैक करके घर ले जाती है। सभी घर पहुंचने के बाद अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी सीमा रसोई में जाकर बचा हुआ झूठा खाना खाती है और बोलती है, सभी ने इतना खाना वेस्ट किया है और महंगा भी है। वैसे भी मेरे ससुराल वालों का तो ही झूठा है, अगर मैं खा भी लूंगी तो कौन सा अनर्थ हो जाएगा। सीमा सभी का झूठा खाना खाने के बाद कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह के समय रसोई में सीमा खाना बनाकर सभी के लिए खाना लेकर आती है। सभी साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। तभी सोरन बोलता है, अरे बहू, तूने इतनी जल्दी नाश्ता बना दिया। अरे मैं तो सबके लिए कचौड़ी लेकर आया था। अरे वाह पापा जी, आपने सुबह नाश्ते में कचौड़ी लाकर मेरा दिल खुश कर दिया। लाओ पापा, मुझे भी कचौड़ी दो। पवन जी, आपने कचौड़ी देखकर नाश्ता छोड़ दिया। पहले नाश्ता कर लेते, बाद में खा लेना कचौड़ी। मुझे कचौड़ी खानी है, वैसे भी थोड़ा सा नाश्ता है, झूठा है, कौन खाएगा, फेंक दो ये सब। हाँ पवन, सही कहा तूने, अब तो मुझे भी कचौड़ी खानी है। छोटी बहू, तू भी बैठ जा और हमारे साथ नाश्ता कर ले। नहीं माँ जी, वो क्या है ना, सुबह के समय इतना हैवी नाश्ता नहीं खाती हूँ मैं। आप लोग खाइए कचौड़ी। सीमा के ससुराल वाले सारे लोग नाश्ता छोड़कर कचौड़ी खाने लगते हैं। विवेक और पवन नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और उर्मिला अपनी पड़ोसन के साथ बाजार चली जाती है। सीमा की जेठानी सुशीला भी अपने कमरे में चली जाती है। तभी सीमा सभी का बचा हुआ नाश्ता रसोई में ले जाकर खाती है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और फिर एक दिन, देवरानी जी, तुम ये झूठा खाना क्यों खा रही हो? दीदी, ये तो पवन जी का झूठा खाना है, उनका खाना बच गया था तो मैंने सोचा वेस्ट होने से अच्छा है कि मैं ही खा लेती हूँ। और वैसे भी खाने में इतने मसाले डलकर बनते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता ना कि इतना खाना वेस्ट हो। मेरी भूल ही देवरानी जी, तुम इतनी चिंता मत किया करो। अगर तुम्हें खाना ही है तो अलग से खा लिया करो, घर में किसी चीज की कमी थोड़ी है। दीदी, जब भगवान की कृपा से दिया है तो उसको वेस्ट क्यों करना। और वैसे भी मेरे पति का ही तो झूठा खाना है ना। और वैसे भी दीदी, मैंने सुना है कि पति का झूठा खाना खाने से प्यार बढ़ता है। अच्छा, हमको सिखा रही है? देवरानी जी, मुझे भी पता है, तुम तो कुछ ज्यादा ही प्यार में डूब गई। खैर छोड़ो, खाओ अपने पति का झूठा, मैं कुछ बोल थोड़ी सकती हूँ। ऐसा बोलकर सुशीला अपने कमरे में चली जाती है और सीमा पवन का झूठा खाना खाने के बाद अपने सारे काम खत्म करके कमरे में जाती है। कुछ देर बाद उर्मिला की पड़ोसन शीला आती है और उससे बोलती है, कैसी है उर्मिला बहन, तूने तो आना ही छोड़ दिया घर पर जब से तेरे दोनों बेटों की शादी हो गई है।
बस ठीक हूँ शीला बहन। जब से दोनों बहू आई हैं तो कमरे में से निकलने का मौका ही नहीं मिलता, तो सारा दिन कमरे में पड़ी रहती हूँ। तू बता, आज कैसे आना हुआ? घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ बहन, सब ठीक है। मैं बाजार जा रही थी तो सोचा तुझसे भी पूछ लूं। तू अगर बाजार चलेगी तो दोनों बात भी कर लेंगे, टहलना भी हो जाएगा और सब्जियां भी लेते आएंगे। मुझे मौका ही कहाँ मिलता बाजार जाने का, सामान लाने का। कभी कहीं बाहर खाना खाकर आ जाते हैं तो कभी पवन के पिताजी घूमते हुए सब्जियां खुद ले आते हैं, तो मुझे मौका ही नहीं मिलता कहीं आने जाने का। एक बार फिर भी बहू से पूछ लेती हूँ, रसोई में सब्जी नहीं हुई तो मैं ले आऊंगी। बहू, फ्रिज में कोई सब्जी पुरानी रखी हो तो सारी फेंक दियो और मैं शीला के साथ बाजार से ताजी सब्जियां लेकर आ जाऊंगी। पर माँ जी, फ्रिज में रखी हुई सब्जियाँ कौन सी खराब होती है? और वैसे भी सब्जी को रखे हुए 2 दिन ही तो हुए हैं, बनने के बाद तो खाने में ताजी लगेगी। बहू, 2 दिन की सब्जी को तू ताजी बता रही है, उस सब्जी को फेंक दियो। मैं अभी दूसरी ताजी सब्जी लेकर आ जाऊंगी, वो शाम को बना लियो। और वैसे भी सब्जियां ज्यादा महंगी थोड़ी आती हैं, जो तू 2-2 दिन की सब्जियों को रखकर खाना बनाती है। उर्मिला अपनी पड़ोसन शीला के साथ बातें करते हुए सब्जियां लेने चली जाती है। उर्मिला कुछ देर बाद सब्जियां लेकर घर पर आती है। शाम होते ही सीमा और सुशीला दोनों खाना बनाती हैं। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। पवन थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही उठ जाता है और बोलता है, क्या हुआ पवन जी, आप खाना खाते खाते उठ क्यों गए? सीमा, आज मैंने दोस्तों के साथ बाहर खा लिया था, इसलिए मुझे ज्यादा भूख नहीं है। मैंने भी आज पवन के साथ और उसके दोस्तों के साथ बाहर खा लिया था। पर पवन जी, इतना सारा खाना कौन खाएगा? बचा हुआ झूठा खाना। अरे सीमा, क्यों चिंता कर रही हो? ये बचा हुआ झूठा खाना फेंक दो ना, क्या है? और मैं चला अपने कमरे में सोने। छोटी बहू, पवन सही बोल रहा है, ये खाना फेंक देना। और वैसे भी हमारे घर में बचा हुआ खाना कोई नहीं खाता जो इसको तू रखेगी। बहू, मैं थोड़ी देर साथ वाली पड़ोसन के साथ बाहर टहलने जा रही हूँ। सभी खाना खाने के बाद झूठा खाना बचाकर कमरे में चले जाते हैं और उर्मिला बाहर टहलने के लिए बाहर चली जाती है। सुशीला को भी अपने ससुराल वालों की तरह झूठा खाना खाने की आदत थी, जिससे सुशीला को भी फर्क नहीं पड़ता था। सभी के जाने के बाद सीमा पवन का बचा हुआ खाना खाती है। मैं भी इनका बचा हुआ झूठा खाना खा खा कर थक गई हूँ। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं अब से थोड़ा ही खाना बनाऊंगी, जिससे मुझे झूठा खाना ना ही खाना पड़े और वेस्ट भी ना हो। सीमा अब सभी के लिए हिसाब से कम खाना और नाश्ता बनाती है, जिससे घर में खाना बचता ही नहीं और सीमा को झूठा खाना भी नहीं खाना पड़ता। शीतल अपने कमरे में बैठकर आराम से फोन चला रही होती है। तभी उसकी नौकरानी उमा हाथ में चाय और पकोड़े लेकर वहां आती है और शीतल को देते हुए कहती है, मैडम ये लीजिए, मैंने आपके लिए चाय और पकोड़े बनाए हैं। मौसम भी अच्छा हो रहा था तो सोचा आपके लिए चाय पकोड़े बना दूं, आपको भी अच्छा लगेगा ना। ये तो बहुत अच्छा किया उमा आंटी, सच में आप हो तो मैं आराम से मजे कर सकती हूँ। मैडम, आपको और कुछ भी खाना हो तो बता दो, मैं भी जल्दी से आपके लिए बना देती है। नहीं उमा आंटी, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा आंटी, वो मैं अभी कॉलेज से आ रही थी तो बारिश होने लगी, मैं भीग गई थी, तो मेरे कपड़े धो देना, वरना कपड़ों में से स्मेल आने लगेगी। जी मैडम, मैं भी आपके कपड़े धो देती हूँ। मशीन लगाई थी थोड़ी देर पहले, आप तब देती तो बाकी के कपड़ों के साथ आपके कपड़े भी धुल जाते। तो क्या हुआ, आप हाथ से ही धो देना, आपको दूसरा कोई काम थोड़ी है। अच्छा, अब मैं फोन चला रही हूँ, बाद में बात करना। आप जाओ, पहले कपड़े धो लो ठीक से। शीतल चाय और पकोड़े खाने लगती है। उमा शीतल के कमरे से जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर शीतल की माँ भारती आती है और शीतल को चाय पकोड़े खाता हुआ देखकर कहती है, उमा, तुमने ही शीतल को बिगाड़ रखा है। अरे ये चाय का कप तो यहाँ से वहाँ नहीं करती और ऊपर से तुम इसे हाथ में लाकर सब कुछ दे देती हो। खुद भी करने दो इसे कुछ। माँ, जब उमा आंटी है तो मुझे क्या जरूरत है कुछ भी करने की। और नहीं तो क्या मालकिन, आपके घर में नौकरानी है तो शीतल मैडम को क्यों काम करना। मैंने भी शीतल को बचपन से देखा है, शीतल को मेरे होते हुए कोई काम क्यों करना पड़े भला। यही तो दिक्कत है कि तुम हो। कल को ये अपने ससुराल जाएगी तब क्या होगा। अरे हर समय तो तुम इसके साथ नहीं रहोगी ना, और वैसे भी इस लड़की को भी तो कुछ आना चाहिए ना। भारती बोलती रहती है, लेकिन शीतल अपनी माँ की बातों को ज्यादा भाव नहीं देती और चाय पकोड़े खाने लगती है। कुछ दिनों बाद
शीतल के बॉयफ्रेंड ने उसे अर्जेंट मिलने के लिए बुलाया होता है। शीतल भागते भागते पार्क में जाती है, जहां उसका बॉयफ्रेंड अभय उसका इंतजार कर रहा होता है। अभय उससे कहता है, शीतल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अरे हुआ क्या है, तुम बताओ तो सही। और इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? माँ मेरी शादी के पीछे पड़ी है। वो कह रही है जो भी अच्छी लड़की मिलेगी माँ उसी के साथ मेरी शादी करवा देंगी। शीतल, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन माँ को कैसे समझाऊं? तो इतना घबरा क्यों रहे हो? हम शादी कर लेते हैं ना, फिर सारी प्रॉब्लम खत्म। क्या तुम्हें मुझसे शादी करने में अभी कोई परेशानी नहीं है? परेशानी कैसी? अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। और मैं अपनी माँ को बोलती हूँ कि हमारी शादी की बात करें। यार तुम कितनी अच्छी हो। अब तक जो प्रॉब्लम मुझे इतनी बड़ी लग रही थी, तुमने उस प्रॉब्लम को एक चुटकी में सॉल्व कर दिया। सच में यार तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम बस ना अपनी माँ से बात करो शादी के बारे में। शीतल अपनी और अभय की शादी के बारे में अपनी माँ से बात करती है। भारती भी अभय और उसकी माँ से मिलती है। भारती को अभय सही लड़का लगता है और भारती अपनी बेटी की शादी अभय से करवा देती है। शादी के दिन शीतल को बहुत अटेंशन मिलती है। अगले दिन जब सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं, अगली सुबह शीतल अपने कमरे में काफी देर तक सो रही थी। तभी शीतल की सास नीलम शीतल को उठाने आती है तो देखती है कि शीतल अब तक ही सो रही थी। ये देखकर नीलम शीतल से कहती है, अरे बहू, अभी तक तेरी सुबह नहीं हुई क्या? चल उठ जा जल्दी, आज तेरी पहली रसोई है। आज सबके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना दे। वैसे भी कई दिनों के बाद किसी और के हाथों का खाना खाने को मिलेगा। नीलम उसे उठा देती है और वहाँ से चली जाती है। शीतल अपनी सास की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है कि अब उसे काम भी करना पड़ेगा। ये सुनकर शीतल खुद से बात करते हुए कहती है, क्या मैं खाना बनाऊं? मुझे नमक और चीनी में फर्क तो पता चलता ही नहीं है, फिर मैं खाना कैसे बना दूं? शीतल अपनी सास को मना नहीं करती, रसोई में खुद खाना बनाने चली जाती है। शीतल को सामने जो भी दिख रहा था, सब्जी, मसाले, चीनी, चाय पत्ती, शीतल सब का इस्तेमाल करके अपने अनुसार ही खाना बना देती। लेकिन जब शीतल को खाना बनाना आता ही नहीं तो उससे क्या ही बनेगा। और ये सब बनाते हुए रसोई में हल्की सी आग भी लग जाती है। रसोई से आता हुआ धुआं निकलता देख नीलम और अभय भागकर रसोई में जाते हैं और आग बुझाते हैं। नीलम अपनी बहू से कहती है, बहू तो ठीक तो है ना? ये आग कैसे लग गई? वो माँ जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, तो मैं कोशिश कर रही थी कि कुछ बना दूं आपके लिए। हे भगवान, इसकी कुकिंग क्लास क्या यहीं पर होनी थी? अभय, मैं तेरी शादी इसलिए ही तो करवा रही थी कि बहू आएगी तो मुझे आराम मिलेगा, मेरी भी तबीयत खराब रहती है। शीतल, तुम तो रोज अपने घर से अच्छा अच्छा खाना बना के लाती थी ना मेरे लिए। वो सब कौन बनाता था अगर तुम्हें खाना बनाना ही नहीं आता तो? वो तो मेरे मायके में नौकरानी है, इसलिए मुझे काम करना नहीं पड़ता था और नौकरानी ही वो सब खाना भी बनाती थी। मुझे तो गैस तक जलाने नहीं आती। देखो, आग लग गई। अबे मुझे नहीं पता, तू इसे वापस इसके मायके भेज या मायके से इसकी नौकरानी लेकर आ, लेकिन मैं अब घर का एक भी काम नहीं करने वाली हूँ। देख लियो मियाँ बीबी अब क्या होगा। नीलम की बात सुनकर शीतल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसी दिन शीतल पगफेरे की रस्म के लिए अपने मायके जाती है और अपनी माँ को गले लगाकर रोने लगती है। ये देखकर भारती उससे कहती है, अरे एक ही दिन में माँ की इतनी याद आने लगी कि घर आते ही रो रही है। माँ, मुझे कुछ काम नहीं आता, इसलिए मेरी सास ने मुझे बहुत सुनाया। और तो और आज सुबह से मैंने खाना बनाने की कोशिश करी और रसोई में भी आग लग गई। देखा, इसीलिए मैं बोलती थी कि घर के काम करना सीख ले। हर जगह तो उमा तेरे साथ नहीं जा सकती है ना, अब वहाँ तुझे इतनी परेशानी हो रही है। शादी के पहले ही दिन इतना सुनने को मिल गया। माँ, लेकिन मुझे क्या पता था शादी के बाद सब कुछ इतना ज्यादा बदल जाता है। मुझे गैस तक नहीं जलाने आती है और अब मुझे ससुराल में ही रहना है। अब क्या होगा माँ मेरा? शीतल बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी वहाँ उसकी नौकरानी उमा आती है और शीतल को रोता हुआ देखकर उससे कहती है, क्या हुआ मैडम, आप इतना रो क्यों रही हो? ससुराल में सब ठीक तो है ना? उमा आंटी, मुझे वहाँ सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे।
और आप तो जानती हो ना, मुझे कुछ भी नहीं आता। शादी के पहले दिन ही मैंने अपनी सास से बातें सुन ली और अब पता नहीं आगे क्या क्या होगा। उमा देखा, अब शीतल को कितनी परेशानी हो रही है। उमा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगी? जी मालकिन, बताइए क्या बात है। और आप मेरी मालकिन हो, आपका नमक खाया है, बताओ क्या करना है। कुछ दिनों के लिए इसके ससुराल चली जा, कुछ दिन वहाँ रहेगी तो शीतल को भी मदद हो जाएगी, और थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन तू इसे सिखा भी तो देगी। हाँ माँ, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। उमा आंटी, प्लीज आप मना मत करना और मेरे साथ चलो। लेकिन मायके से नौकरानी जाएगी तो कहीं शीतल मैडम की सास को बुरा ना लगे। अरे माँ जी को तो मैं मना लूंगी, बस आप मेरे साथ चलो। उमा एक काम करो, अब तुम शीतल के साथ उसके ससुराल में ही रहो, मैं तुम्हें पगार दे दूंगी, और जब तक वहाँ सब ठीक ना हो तब तक तुम वहीं पर रहना। भारती की बात सुनकर शीतल अपने साथ उमा को भी अपने ससुराल लेकर चली जाती है। अपने ससुराल में जाते ही नीलम शीतल के साथ उसकी नौकरानी को देखकर कहती है, अरे बहू, ये तो तेरे मायके की नौकरानी है ना? तू क्या सच में मायके से नौकरानी ले आई है? वो माँ जी, मुझे खाना बनाना तो आता है नहीं, और एक दिन में मैं खाना बनाना सीख भी नहीं पाऊंगी। तो मायके से मेरी नौकरानी उमा आंटी आई है, अब ये कुछ दिनों तक यहीं हमारे साथ ही रहेंगी। जी, और आपके लिए ही अच्छा है ना, मायके से आई नौकरानी आपकी बहू की मदद भी कर देगी, और आपकी बहू को जो कुछ नहीं आता वो मैं सिखा भी दूंगी। सही है, चलो कुछ ही दिन सही, लेकिन अब तो मेरी रसोई में आग लगने का डर नहीं रहेगा ना मुझे। नीलम मायके से आई नौकरानी को घर में रखने के लिए मान जाती है। उसके बाद उमा वहीं रहती है और शीतल को काम सिखाती है, साथ ही उसकी मदद भी करती है। कावेरी को बच्चों से बहुत प्यार था, जिसके कारण उसने अपनी पढ़ाई पूरी होने पर एक अनाथालय के साथ वो जुड़ जाती है और अनाथ बच्चों का ख्याल रखती है। लेकिन एक दिन उसके अनाथालय में कोई बहुत ही छोटे से बच्चे को वहाँ के दरवाजे पर छोड़ जाता है। जब कावेरी अनाथालय आती है तो उस बच्चे को देखकर कहती है, ये किसका बच्चा है? दरअसल मैडम, इस बच्चे को आज सुबह कोई अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ गया था। बताइए कैसे लोग हैं, लड़कियों को तो ऐसे छोड़ते हुए देखा था, लेकिन लड़के को भी छोड़ गए। देना मुझे ये बच्चा, कितना प्यारा है ये तो। बताओ, यहाँ तो सारे बड़े बच्चे हैं, इसका ध्यान कैसे रखेंगे यहाँ? वही तो मैडम, अब क्या करें, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। कोई नहीं, इस बच्चे की जिम्मेदारी मैं लूंगी, मैं इसको अपने घर ले जाऊंगी और मैं पालूंगी। लेकिन आपकी माँ इसकी इजाजत देगी? वो तो देखना होगा, लेकिन इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती मैं, कितना छोटा है ये। कावेरी को उस छोटे से बच्चे पर दया आ जाती है और वो उसको अपने साथ घर ले आती है, जहाँ उसकी माँ साधना उसे एक बच्चे के साथ देखकर कहती है, ये किसका बच्चा साथ ले आई? इतने छोटे बच्चे को कोई उसकी माँ से अलग करता है क्या? माँ, इसकी माँ ने ही इसको खुद से अलग कर दिया, मतलब कि कोई इसे आज अनाथालय में छोड़ गया था। बताओ कैसे लोग हैं, जब बच्चे पालने ही नहीं होते तो पैदा क्यों करते हैं? अच्छा ये छोड़, कल तुझे लड़के वाले देखने आएंगे तो तैयार रहियो, और कल इसे अनाथालय ले जाएगी। माँ क्या बात करती हो, वहाँ कैसे रहेगा ये, और कौन संभालेगा? वैसे ही जो वहाँ औरतें बच्चों को संभालती है उनके पास समय नहीं बचता उन्हीं से, और मैंने सोचा है मैं इसको पालूंगी। अनाथालय में काम करती हूँ, एक बच्चे की जिम्मेदारी तो मैं खुद भी ले ही सकती हूँ। और तेरी खुद की जिंदगी का क्या? अरे कल लड़के वालों को तू पसंद आ गई तो क्या वो तुझे इस बच्चे के साथ अपनाएंगे? अगर अच्छे लोग होंगे तो अपना लेंगे, और अगर नहीं अपनाएंगे तो ऐसे घर में मुझे शादी ही नहीं करनी जिनके अंदर इंसानियत ही ना हो। कावेरी इतना बोलकर बच्चे के साथ अपने कमरे में चली जाती है और ऑनलाइन बच्चे के लिए उसके खाने पीने का सामान मंगवाती है। अगले दिन राजन नाम का एक लड़का अपनी माँ सरिता के साथ कावेरी के घर आता है। साधना उनका स्वागत करती है और कुछ ही देर में कावेरी उन सभी के सामने आती है उस बच्चे के साथ। उसे देखकर सरिता बोलती है, बहन जी, आपकी भी बहू है क्या? नहीं बहन जी, यही मेरी बेटी कावेरी है, जिसके रिश्ते के लिए आप आए हैं। तो ये बच्चा इसके हाथ में, ये किसका है? मैं बताती हूँ आपको, मैं एक अनाथालय में काम करती हूँ जहाँ छोटे बच्चों की देखभाल होती है। कल को इस बच्चे को अनाथालय में छोड़ गया, कौन छोड़ गया पता नहीं, और ये बच्चा बहुत छोटा है तो वहाँ इसका ध्यान सही से नहीं रख पाएंगे, तो इसलिए मैंने फैसला लिया है कि इसको मैं पालूंगी। और शादी? मेरा मतलब है अगर आपकी शादी तय होती है किसी से तो? जो भी मुझसे शादी करना चाहता है वो इस बच्चे के साथ मुझे अपनाए, वरना मुझे शादी नहीं करनी।
मैं एक आत्मनिर्भर लड़की हूँ, इसको अकेले भी पाल सकती हूँ। बहन जी, तो पहले बताना था ना आपको कि हम आपकी बेटी के साथ साथ एक बच्चे को भी देखने आ रहे हैं, और माफ करना, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते हैं। पर क्यों माँ? हम तो दूसरों से कहते हैं कि बच्चों को अनाथालय से गोद लें ताकि उनको एक अच्छा जीवन मिले, और जब ऐसा करने की खुद की बारी आए तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं? मैं अच्छा कमाता हूँ और इनसे शादी करके मैं इनके बच्चे की जिम्मेदारी भी संभाल सकता हूँ, और मुझे इनके विचार बहुत पसंद है। पर बेटा, पर कुछ नहीं माँ। कावेरी जी, आप मुझे पसंद है, वो भी इस बच्चे के साथ। क्या अब आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं? कावेरी को राजन की ये दिलेरी पसंद आती है और वो इस शादी के लिए मान जाती है। अब सरिता को ना चाहते हुए भी अपने बेटे की पसंद को स्वीकारना पड़ता है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और 1 महीने के बाद विधि विधान से शादी करके राजन कावेरी को उसके बच्चे के साथ ही घर लाता है। जहां सरिता अपनी बहू का स्वागत करती है, तो वहीं घर में मौजूद पड़ोसनों में से कमला बहू के हाथ में बच्चा देखकर कहती है, अरे सरिता बहन, ये बच्चा किसका है तुम्हारी बहू के पास? कहीं शादी से पहले ही तो इन दोनों ने एक कांड तो नहीं किया? अरे कमला, कुछ भी बोलती हो। ये बच्चा ना ही मेरे बेटे का है, ना ही बहू का। अनाथ है कोई, जिसको मेरी बहू ने गोद लिया था, और अब हमें भी इस बहू को बच्चे के साथ ही स्वीकारना पड़ रहा है। लो जी, बहुओं को दहेज के साथ तो आते हुए देखा है, लेकिन बच्चे के साथ आते नहीं देखा। खैर, आओ आओ बहू, इस बच्चे के साथ घर में आओ। कावेरी को सबकी बातों का बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपनी बहू होने का फर्ज निभाते हुए चुप हो जाती है। और अगले ही दिन कावेरी अपनी बहू होने की सारी जिम्मेदारियां निभाने लगती है। लेकिन अपनी पहली रसोई के लिए हलवा बनाते समय उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है, तो वो जल्दी जल्दी में गैस को कम किए बिना ही बच्चे के पास चली जाती है और उसे चुप करवा कर वापस रसोई में आती है। तो हलवा जल चुका होता है। तभी वहाँ सरिता आकर कहती है, बहू ये क्या है? पहली रसोई में बना हलवा ही बताता है कि बहू की रसोई आगे कैसी रहेगी, और तूने वो हलवा ही जला दिया, वो भी इस बच्चे के चक्कर में। इससे तो लगता है कि आगे भी तू यही करेगी। काम खराब। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, आगे से कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। कावेरी ने उस बच्चे की जिम्मेदारी ली थी, इसलिए अब वो उसको अकेला तो नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन राजन के ऑफिस जाने के बाद वो बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर सारे घर का काम किया करती और एक बहू होने की जिम्मेदारी को भी निभाती। लेकिन सरिता को ये देखकर भी कावेरी पर तरस नहीं आता और वो उस बच्चे को संभालने के लिए आगे नहीं आती। ऐसे ही एक रात जब कावेरी बच्चे को पालने में सुलाकर अपने बिस्तर पर जाती है, तो राजन से कहती है, राजन जी, आपने अब तो इस बच्चे को अपना लिया, लेकिन कल को हमारे बच्चे होंगे तो क्या आप इस बच्चे को वैसा ही प्यार दे पाएंगे? हाँ कावेरी जी, और ये मैंने आपसे ही सीखा है। और बच्चे तो वैसे भी भगवान का रूप होते हैं। ये भी हमारा बच्चा है और आने वाला भी हमारा दूसरा बच्चा होगा। काश माँ जी भी यही समझती। माँ समझ जाएगी। और मुझे तो गुस्सा इस बात का आता है कि कुछ लोग बच्चों के लिए तरस जाते हैं और कुछ ऐसे ही बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। देखना, मेरी बहन रीमा आएगी ना, तो वो भी इसको ना बहुत प्यार देगी, और उसको तो बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है। राजन और कावेरी ऐसी ही बातें करते हुए सो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक शाम सरिता की बेटी रीमा घर आती है, जो दूसरे शहर में पढ़ाई के सिलसिले में रहा करती थी। जब वो घर आती है तो सरिता उसकी बहुत आवभगत करती है, जिसके बाद रीमा की नजर पालने में लेटे उस बच्चे पर पड़ती है और वो उसे उठाते हुए कहती है, माँ, ये बच्चा कहाँ से आया? भाई की शादी को तो अभी 2 महीने ही हुए हैं। ये तेरी भाभी के साथ आया है। बहू इस घर में अकेली नहीं, बच्चे को साथ लाई है। इसके बाद सरिता रीमा को सब बताती है, जिसे सुनकर रीमा उस बच्चे की गर्दन पर देखती है, जहां एक काले तिल का निशान देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन उस वक्त वो कुछ भी नहीं कहती। घर आने के बाद से उस बच्चे के साथ बहुत समय बिताती है वो। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलता है कि कावेरी प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर सरिता राजन और रीमा की मौजूदगी में कावेरी से कहती है, बहू अब तो तेरा खुद का बच्चा होने वाला है, तो इस बच्चे को अनाथालय में छोड़ दे। वैसे भी वही छोड़कर गया था ना कोई इसे। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? ये हमारा बच्चा है, इसको हमें कहीं छोड़कर नहीं आना है। और माँ जी, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि अपने बच्चे की होने पर मैं इसको छोड़कर आ जाऊंगी। लेकिन मेरा बेटा क्यों किसी की औलाद का खर्चा उठाए? सरिता को ऐसी जिद करते हुए देखकर
रीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहती है, किसी और का नहीं, वो मेरा बच्चा है माँ। मैं हूँ उसकी माँ, जिसने उसे बेसहारा छोड़ा। रीमा के मुंह से ये सब सुनकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी रीमा सबको बताती है कि वो इस शहर में पिछले 1 साल से है। एक लड़के से प्यार भी करती है जो उसे प्रेग्नेंट करके छोड़कर चला गया। उस बच्चे को गिराने से उसकी मौत हो सकती थी, इसलिए उसने उसे जन्म दिया और एक अनाथालय के सामने छोड़ दिया। ये सच सुनकर सरिता रीमा को थप्पड़ मारती है, लेकिन राजन कहता है, माँ, रीमा को अब सजा मत दो। उसको वैसे ही अपने किए की सजा मिल चुकी है और अब बेहतर यही होगा रीमा कि इस राज को राज ही रहने दो। और ये बच्चा अब मेरा और कावेरी का है, तो हम ही से पालेंगे। कोई कभी किसी को नहीं बताएगा कि ये बच्चा रीमा का था। सरिता के सामने उस बच्चे की सच्चाई आने पर उसको पछतावा होता है कि वो अब तक उसे क्यों अपना नहीं पाई थी। बस उस दिन के बाद से सरिता उस बच्चे और अपनी बहू को दिल से अपना लेती है और रीमा भी अपनी भाभी की शुक्रगुजार थी कि उसने शादी से पहले ही एक बच्चे को गोद लेने की हिम्मत दिखाई, जिसके चलते उसके बच्चे को माँ का प्यार मिला। शन्नो अपने घर की सबसे लाडली लड़की थी। उसके घर वाले उसकी कोई भी बात नहीं काटते और ऐसा ही दबदबा उसने शादी के बाद अपने ससुराल वालों पर भी बना रखा था। शन्नो बेलापुर गांव में अपने पति गोपाल और सास माला के साथ रहती थी। बेलापुर गांव में जहां औरतें बिना घूंघट लिए जल्दी घर से बाहर नहीं निकलती, वहीं शन्नो अपने छोले का ठेला लेकर पूरे गांव में घूमती थी। बहुएं होकर भी उसे ऐसे आजाद देखकर वहां की औरतें देखती रहती थी। एक दिन शन्नू अपना ठेला लेकर गांव की गलियों से गुजर रही थी। तभी गांव की एक औरत उसे रोकती है। अरे रुको सन्नो बहन, जरा मेरी बात तो सुनो। हाँ बहन, बोलो क्या हुआ? तुमने मुझे आवाज दी। सन्नो बहन, तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। मेरे घर के सभी लोगों को तुम्हारे हाथ के छोले बहुत पसंद है। सबसे ज्यादा तो मेरी सास को। उनको तो खाना ही पूरा नहीं होता है तुम्हारे छोले के बिना। ये तो अच्छी बात है ना बहन। अपने हुनर के कारण मैं गांव के सभी घरों में याद की जाती हूँ। लोग मेरा इंतजार करते हैं। लोगों के मुंह से अपने छोलों की तारीफ सुनकर मुझे आगे और अच्छा काम करने की हिम्मत मिलती है। सच में आपका जीवन बहुत अच्छा है। यहाँ औरतों को देखो जिन्हें बिना घूंघट के घर से बाहर पैर नहीं निकालने देते, और एक तुम हो, आजाद घूम रही हो। ये सब कहने की बात होती है। मुश्किल सबके जीवन में होती है, उसे दूर खुद ही करना पड़ता है, उससे लड़ना पड़ता है, तभी आप अपनी मर्जी से जी सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बाहर निकलने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती? मुझे लोगों से नहीं लड़ना पड़ता, बल्कि सच तो ये है कि मैं आज भी सबसे लड़ रही हूँ अपने हक के लिए। शन्नो उस औरत से बातें कर रही होती है। तभी वहाँ गांव का एक बूढ़ा आदमी आता है। तू यहाँ क्या कर रही है? हमारे घर की बहू बेटियों से बातें करके उन्हें भी अपनी तरह बेशरम बनाने का सोच रही है क्या? जिसे अपने परिवार वालों की इज्जत का कोई ख्याल ही ना हो। काका, मैं आपकी उम्र का लिहाज करके कुछ बोल नहीं रही हूँ, तो उससे मेरी कमजोरी मत समझिए। आप अपने पैरों पर खड़ा होना अगर आपकी नजर में बेशर्मी है तो ये आपकी नजरिया है, इसमें मेरी गलती नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारी गलती क्या होगी? गलती तो तुम्हारी सास और तुम्हारे पति की है, जिन्होंने अपने घर की बहू को इतनी छूट दे रखी है। तो आपका क्या मन है काका कि मेरे घर वाले भी आपके घर की बहू बेटियों की तरह एक गुलाम बनाकर 4 दीवारों में रखें? आ गए आप खेतों से? खाना लगाऊं आपके लिए? नहीं, अभी भूख नहीं है। पहले एक बात बताओ, वो काका तुमसे क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, मैं बाहर निकलकर काम करती हूँ, ये चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती। बोल रहे थे मुझे बाहर घूमते देखकर उनके घर की बहू बेटियां भी एक दूसरे से शिकायत कर रही हैं। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? जब हमें कोई परेशानी ही नहीं है तो उन्हें क्यों हो रही है? लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली? मैंने तो आपको बताया भी नहीं। वो खेतों से लौटते हुए मैंने तुम्हारी और उस बूढ़े काका की बात सुन ली, लेकिन जब मैंने देखा तुम उसे सुना रही थी, वो मुझे बीच में बोलना ठीक नहीं लगा। सही किया आपने। आप चिंता मत करिए, गांव के लोगों के लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बाहुबली हो तुम।
वही समझ लीजिए। आप बैठिए आराम से, मैं आपके लिए छोले और चावल लेकर आती हूँ। शन्नो रसोई में जाती है और गोपाल के लिए छोले चावल लेकर आती है, जिसे खाते ही वो उसकी बहुत तारीफ करता है। शन्नो के हाथों में अलग ही स्वाद था। जो भी एक बार उसके हाथ के छोले खा लेता था वो उसके ही गुण गाने लगता। वैसे तो शन्नो बहुत ही कंजूस थी, लेकिन स्वभाव से थोड़ा मतलबी भी थी, जिसके चलते जब भी उसे अपना कोई काम निकलवाना होता था तो वो लोगों को छोले फ्री में बांट दिया करती। एक दिन वो बाजार अपने छोले का ठेला लगाकर खड़ी थी, तभी वहाँ एक लेडी कांस्टेबल आती है। ए मैडम, जल्दी से अपना ठेला वेला हटाओ। यहाँ से सरकार की जमीन को तुम लोगों ने खैरात में मिलने वाला दान समझा है क्या, जो उस पर कब्जा करके बैठ गई हो। मैडम मेरी बात तो सुनो, यहाँ मेरा काम जमा हुआ है। अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मेरा काम रुक जाएगा, ऐसा मत करिए। शन्नो इतना कहकर लेडी कांस्टेबल को छोले खिलाती है, जो उसे बहुत पसंद आते हैं, और वो शन्नो की बात मान जाती है। जिसके बाद शन्नो हर दिन लेडी कांस्टेबल को अपने छोले खिलाकर किराया देने से बच जाया करती। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन शन्नो की चाची सास उर्मिला उसके घर आती है और कहती है, भाभी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ आज तुम मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गई? पक्का मेरी बहू की तरह तुम भी किसी मतलब से ही आई होगी यहाँ पर। भाभी आप ऐसे क्यों बोल रही है? मैं क्या हमेशा यहाँ मतलब से आती हूँ? हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं होता तो जब मेरी तबीयत खराब थी, जब मैं हॉस्पिटल में थी, तब भी तो तुम आती, लेकिन तब तो तुम दिखाई भी नहीं दी और आज अचानक आ गई। भाभी जब आपने मुझे बदनाम कर ही दिया है तो यही सही। वैसे आप सही हैं, आई तो मैं आज अपने मतलब से ही हूँ। मुझे पहले ही पता था। बताओ क्या मतलब लेकर आई हो तुम? कोई बड़ा काम नहीं है भाभी, बस आप शन्नो को कुछ दिनों के लिए मेरे घर भेज दो, ताकि वो मेरी बहू को अपनी तरह अच्छे छोले बनाना सिखा दे। उसे कुछ बनाना नहीं आता है ना। अच्छा, अगर मेरी बहू तेरे साथ चली जाएगी तो उसका काम यहाँ कौन करेगा? वो सिर्फ घर के लिए छोले नहीं बनाती, बल्कि बाहर बाजार में भी ठेला लगाती है। जहाँ तक मुझे लगता है वो तेरे साथ नहीं जाएगी, क्योंकि वो तुझसे बड़ी मतलबी है। माँ जी, आप मुझे मतलबी बहू बोल रही हैं। बोलने की क्या जरूरत है, जो सच है वो सच ही रहेगा ना बहू। माँ जी, आज के टाइम को देखते हुए सबसे पहले अपने बारे में सोचना। अगर मतलबी बनना है तो ठीक है, मैं हूँ मतलबी। बहू तू बुरा मत मान, मैं यहाँ तुम दोनों सास बहू में बहस करवाने नहीं आई थी। मैं तो बस तुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाने के लिए आई थी। चाची जी, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन जितने दिन मैं आपके घर रहूंगी आप मुझे उतने दिन के पैसे चाहिए, क्योंकि उतने दिन मेरा नुकसान होगा तो कहीं से फायदा भी तो होना चाहिए। तुम मेरी बहू को अच्छा खाना बनाना सिखा दो, और सबसे अच्छा अपने हाथों के बनाए हुए छोले, ताकि सभी मेरी बहू को पसंद कर ले। उसके बदले में तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगी। ठीक है चाची जी, तो अब मैं भी आपके घर आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, फिर कल गोपाल से बोल देना कि वो समय से तुम्हें मेरे घर छोड़ दे। उर्मिला के जाने के बाद माला शन्नो से कहती है, थोड़े से पैसे के लिए तू अपना काम बंद कर देगी? तेरे जैसी पागल लड़की आज तक नहीं देखी मैंने। माँ जी, आप कुछ नहीं समझती हैं। मैं अपना कोई नुकसान नहीं कर रही हूँ, बल्कि दो जगह से फायदा कर रही हूँ। पहला, चाची जी के घर जाकर पैसे कमाऊंगी, और दूसरा, अपने छोलों का ठेला अपनी सहेली रानी को दे जाऊंगी, वो चला लेगी। उससे जो भी कमाई होगी हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। उसमें तेरे हाथ जितना स्वाद नहीं हुआ और काम नहीं चला तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा माँ जी, रानी मेरे ठेले पर आती जाती रहती है, उसे मेरे छोले बनाने का तरीका पता है, वो सब संभाल लेगी। शन्नो कमरे में जाकर पैकिंग करने लगती है और अगले दिन अपने पति के साथ उर्मिला के घर निकल जाती है। दिन बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ शन्नो की बहू को अच्छा खाना बनाना सिखा देती है और बहुत सारे पैसों की कमाई करके अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन शन्नो अपने ठेले पर पहुंचती है और रानी से कमाई का हिस्सा मांगती है। लाओ रानी, इतने दिनों में जो भी कमाई हुई है वो सारा मुझे दे दो, मैं उसमें से हिस्सा कर दूंगी। आप तो मुझसे भी ज्यादा मतलबी हैं। आपके काम का नुकसान ना हो इसके लिए आपने मुझे अपना ठेला सौंप दिया, ऊपर से आप हिस्सा मांग रही हैं। आपको क्या लगा मैं आपको नहीं समझूंगी? अगर मैंने आपको आपके हिस्से का पैसा दे दिया
तो मैं ठेले और छोले के सामान के पैसे कहाँ से लाऊंगी? तुम तो बहुत ही मतलबी निकली। मैंने तुम्हें रोजगार दिया और तुमने मुझसे ऐसी ही गद्दारी की। शन्नू के पास रानी की बात का कोई जवाब नहीं था। वो अपने मतलब के चक्कर में खुद ही अपना नुकसान कर लेती है और ना जाने अपने कितने दिनों की कमाई से भी हाथ धो बैठती है। धनीपुर गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वो रोज सुबह बाजार में अपना राजमा चावल का ठेला लगाती थी और शाम तक बेचती थी, लेकिन वो किसी से पैसे नहीं लेती थी। एक दिन वो बाजार में राजमा चावल का ठेला लगाकर खड़ी होती है। तभी वहाँ एक औरत अपने बच्चे को लेकर आती है। अम्मा, एक प्लेट राजमा चावल दे दो, मेरे बेटे को बहुत भूख लगी है। ठीक है बेटी, अभी लगाती हूँ। अम्मा, राजमा चावल कितने रुपए प्लेट दे रही हो? वो क्या है ना, मेरे पास पैसे ज्यादा नहीं है। तुम चिंता मत करो बेटी, ये राजमा चावल बिल्कुल फ्री है। मैं इसके कोई पैसे नहीं लूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? आजकल फ्री में क्या ही मिलता है जो आप खाना बांट रही हैं? आपकी फटी हालत देखकर तो नहीं लगता कि आप फ्री में खाना बांट भी सकती हो। कपड़े तो खुद भीख मांगने वाले पहने हुए हैं। मैं सच बोल रही हूँ बेटी, ये राजमा चावल फ्री में देती हूँ मैं सबको। लेकिन आप ऐसे क्यों करती हैं? आजकल लोग फ्री में कुछ भी नहीं करते, इसके पीछे जरूर कोई राज छुपा हुआ है। ये बात तो तुमने सही कही बिटिया, राज तो है, लेकिन वो राज मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मुझे नहीं चाहिए आपका राजमा चावल। पता नहीं इसके पीछे क्या राज छुपा है। कहीं आपने इस राजमा चावल में कुछ मिलाया ना हो। बिना बात के मुझे अपने बेटे से हाथ धोना पड़ेगा। औरत इतना कहकर अपने बेटे को वहाँ से लेकर चली जाती है। बूढ़ी औरत का रोज का काम था। वो रोज अपना राजमा चावल का ठेला लगाती। ये बात कुछ लोगों को अच्छी लगती तो कुछ लोगों को बहुत बुरी। बुढ़िया के ठेले के सामने एक रघु मोमोस वाला अपनी दुकान लगाया करता था, लेकिन बुढ़िया के राजमा चावल के ठेले के कारण उसका काम नहीं चलता था। एक दिन वो अपनी पत्नी चांदनी से बोलता है, इस बुढ़िया का तो कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ से आ गई है ये। जब से ये हमारे गांव में आई है, गांव से लेकर बाजार तक छा गई है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। ये जो फ्री में राजमा चावल बेचती है, मुझे तो लगता है ये जरूर इसमें कुछ मिलाती है जिससे लोग इसकी दुकान पर आए। लेकिन इससे बुढ़िया का क्या फायदा होता होगा? ये तो किसी के पैसे भी नहीं लेती। मुझे लगता है ये कोई बड़ा हाथ मारने के मूड में रहती होगी। जरूर ये अपने राजमा चावल में कुछ मिलाकर लोगों को खिला देती है जिससे लोग इसके वश में आ जाएं और वश में आते ही उनको ये लूट ले। हाँ, ये हो सकता है, वरना आज के जमाने में इतना दयालु कौन है जो एक दिन नहीं बल्कि 30 दिन फ्री में खाना बेचे। मैंने तो इसे कई बार रात में 12 बजे हाथों में राजमा चावल की प्लेट लेकर जंगल की ओर जाते हुए देखा है। तुमने कभी इसका पीछा नहीं किया? अगर आपको मुझसे प्यार नहीं है तो ऐसे ही बता दीजिए। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? मैंने कब बोला कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? अगर प्यार करते होते ना तो रात के 12 बजे बुढ़िया के पीछे जाने की बात नहीं पूछते। इसके पीछे जाकर मुझे अपनी जान थोड़ी ना गंवानी है। चांदनी और रघु आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक ग्राहक उनकी दुकान पर आता है और दोनों अपने काम में लग जाते हैं। रहस्यमय राजमा चावल वाली के बारे में कोई नहीं जानता था कि वो कौन थी और कहां से आई थी। जब भी कोई उससे पूछता या उससे पूछने की कोशिश करता तो वो इनकार कर देती या तो जवाब ही नहीं देती। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज बुढ़िया के ठेले पर भीड़ देखकर रघु और चांदनी गुस्से में सरपंच के घर जाते हैं। सरपंच जी, ये आप किस मुसीबत को गांव में ले आए हो? जब से ये आई है हमारा तो सारा काम ही बंद हो गया है। अब हम अपने बच्चे को कैसे पालेंगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम दोनों को भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। क्या हो गया तुम दोनों को? सुबह सुबह ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सरपंच जी, जिस बुढ़िया को आपने सहारा दिया अपने गांव में, वही बुढ़िया गांव वालों को तकलीफ दे रही है। अपना फ्री का राजमा चावल खिला के लोगों की दुकान का नुकसान कर रही है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? किसी बेसहारे को सहारा देना तो अच्छा काम होता है ना। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है और ना ही बुढ़िया कुछ गलत कर रही है।
अरे इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आप हमारी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा सरपंच जी? आप उस बुढ़िया को कह दीजिए वो हमारे गांव का बाजार छोड़ के चली जाए और ज्यादा धर्मात्मा कहीं और जाके बने। ये मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो गांव में ठेला लगाती है तो मैं एक बार के लिए कुछ बोल भी सकता हूँ, लेकिन बाजार में लगाती है उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर तुमको बात करनी है तो खुद जाके बात कर लो उससे। सरपंच जी, आज आप हमारी मदद नहीं कर रहे हो, लेकिन कल आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि ये बुढ़िया मुझे ठीक नहीं लगती है। ये बुढ़िया रोज रात के 12 बजे राजमा चावल की प्लेट लेकर जंगल की ओर जाती है और सुबह वही राजमा चावल बेचती है। अरे क्या कहना चाहते हो तुम? साफ साफ बताओ। यही कि मुझे ये बुढ़िया जादू टोने वाली लगती है, तभी तो ये राजमा चावल फ्री में बेचती है, वरना आज के जमाने में ऐसा कौन करता है। अरे मैं इस बात पे यकीन कैसे कर सकता हूँ? जब अपनी आँखों से देखेंगे तब तो मानोगे ना, लेकिन आपको वादा करना होगा सब कुछ जानने के बाद आप उसे इस गांव से निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम दोनों अपनी बात को साबित नहीं कर पाए और बिना बात के उस बुढ़िया को परेशान किया होगा तो मैं तुम दोनों को गांव से निकाल दूंगा। हमें मंजूर है। उस दिन के बाद से रघु और चांदनी उस बुढ़िया पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। दिन गुजरते हैं, तभी एक दिन सभी अपने घर में सो रहे होते हैं। अचानक चांदनी की आंख खुलती है और वो पानी पीने के लिए उठती है। तभी उसकी नजर खिड़की पर जाती है और वो बुढ़िया को राजमा चावल की थाली लेकर जंगल की तरफ जाते हुए देखती है। तभी वो अपने पति को उठाते हुए कहती है, सुनिए जी, जल्दी उठिए, वो बुढ़िया जंगल की तरफ जा रही है। हमें सरपंच जी को लेके उसका पीछा करना होगा। आज तो मैं इसका रहस्यमय राजमा चावल का राज खोल के ही रहूंगी। मुझे नींद आ रही है, सोने दो मुझे। उठिए ना, वरना वो बूढ़ी औरत हाथ से निकल जाएगी। अगर हमने अपने आप को सही साबित नहीं किया ना तो हमें ये गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर आप सड़क पे ही सो लेना आराम से। चांदनी की बात सुनकर रघु की आंख खुल जाती है और वो तुरंत एक लाठी लेकर चुपके से सरपंच के घर की ओर निकल जाता है, जहां पहुंचकर वो सरपंच के घर का दरवाजा पीटता है। तुम दोनों इतनी रात को यहाँ कर क्या रहे हो? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या? सोने तक नहीं देते? सरपंच जी, हमारा दिमाग ठीक है। आपने ही तो कहा था कि जैसे ही वो बुढ़िया जंगल की तरफ जाते हुए नजर आए आपको बता दें, तो हम आपको बताने आए हैं कि वो बुढ़िया अभी जंगल की तरफ जा रही है। जल्दी चलिए। अच्छा ठीक है, रुको, मैं अभी अपनी लाठी लेकर आता हूँ। लाल सिंह घर के अंदर जाता है और अपनी लाठी लेकर बाहर आता है। साथ ही अपने साथ गांव के कुछ और लोगों को भी ले जाता है। सभी उस बुढ़िया का पीछा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं वो बुढ़िया राजमा चावल लेकर एक समाधि के पास जाती है और प्लेट को समाधि के ऊपर रख देती है। तभी सभी गांव वाले उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अम्मा जी, आधी रात को समाधि के पास कर क्या रही हो आप? और ये राजमा चावल का राज क्या है? कोई जादू टोना करती हो क्या? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पोता सो रहा है, जाओ यहाँ से। अम्मा, ये आपका पोता नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए, ये एक समाधि है। क्या हो गया है आपको? लाल सिंह के पूछने पर वो बुढ़िया रोते हुए उसे बताती है कि कुछ समय पहले उसका पोता राजमा चावल खाने की जिद कर रहा था और उसी जिद में वो सड़क पर निकल जाता है। तो उसे लोगों से पता चलता है कि उसके पोते को इस जंगल में दफना दिया गया है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। आप सबको राजमा चावल फ्री में खिलाती हो, इसका कारण कहीं यही तो नहीं? हाँ, इसीलिए मैं सभी को फ्री में राजमा चावल खिलाती हूँ कि अगर मैं किसी एक भी भूखे इंसान का पेट भर पाई तो मैं समझूंगी कि मैंने अपने पोते को खिला दिया। ये गांव इस जंगल के पास था, इसीलिए मैंने तुम सबसे मदद मांगी कि इस गांव में मुझे रहने की जगह दे दो ताकि मैं रोज अपने पोते की समाधि पर आ सकूं। बुढ़िया की बात सुनकर सभी को बहुत दुख होता है और इस तरह से रहस्यमय राजमा चावल वाली का राज सबके सामने आ जाता है, जिसके आने के बाद कोई भी दोबारा उससे नहीं पूछता कि वो फ्री में राजमा चावल क्यों बेचती है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।